प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। पर्यावरण की इस क्लास में सुपर ऑब्जेक्टिव में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो कि पर्यावरण के पूछे गए हैं एग्जाम में, आगे भी पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका है प्लेग है। प्लेग क्या है आपको बताना है। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है या खनिज तत्व से कमी की वजह से होता है। तो आप कहेंगे जीवाणु जनित बीमारी। किस जीवाणु से होता है? पास्टोरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है ये। ठीक है, जब मैं आपको पर्यावरण की क्लास पढ़ाऊंगा तो पर्यावरण की क्लास में मैंने आपसे बताया था कि हम 25 कम से कम आपके सुपर ऑब्जेक्टिव करेंगे। 25 सुपर ऑब्जेक्टिव बाद क्लास के साथ 25 क्लास करेंगे। ठीक है, 25 क्लास के साथ जैसे मान लीजिए पहले दिन हम परिवार पूरा पढ़ेंगे। परिवार, एकल परिवार क्या होता है, ठीक है, संयुक्त परिवार क्या होता है, उसकी विशेषताएं, उसकी डिमेरिट, उसको पढ़ेंगे और परिवार से संबंधित कम से कम 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन करेंगे। उसी प्रकार से दूसरी क्लास हम लोग करेंगे भोजन। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, उसके बाद खनिज तत्व, प्रोटीन, फैट, ये सब पढ़ेंगे। उससे संबंधित आपके 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्वास्थ्य पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी टॉपिक है वो 25 से 26 टॉपिक में कवर होंगे। तो यानी टोटल मिला के 50 वीडियो का हमने शेड्यूल बनाया है। ये शेड्यूल आपको फ्री में चलाए जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये चीज़ें रोज देखा करिए, आपके लिए लाभदायक साबित होगा। चलिए, प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक संक्रामक रोग है जो पास्टोरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। इसके अन्य नाम ब्लैक डेथ, ताउन पेस्ट भी हैं। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सोदंश से लगता था। यह तीव्र गति से बढ़ता है। यह कभी कभी न्यूमोनिया का भी रूप धारण कर लेता है। चलिए, गैसीय अपशिष्ट हैं। गैसीय अपशिष्ट क्या है? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहान से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट क्या है? लकड़ी, कोयला आदि से जलने वाला जो धुआं निकलता है उसे गैसीय अपशिष्ट के रूप में माना जाता है। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट यानी शेष होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं तथा इसमें पर्यावरण के प्रदूषण होता है जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनता है। गैसीय अपशिष्ट निम्न है: कोयले, लकड़ी से जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों से चिमनियों से निकलने वाला धुआं, जंगलों में लगने वाली आग आदि गैसीय अपशिष्ट के उदाहरण। मैं आपको बता दूं कि ये जो 25 सीरीज आपकी होगी, आपका ये आज मुझे लगता है 2017 का पेपर है। इसके बाद आपका 18 का 19 का, ये फिर उसके बाद पेपर है नहीं यूपीटीटी का। फिर हम लोग सीटेट के सभी पर्यावरण के पेपर करेंगे, राजस्थान के पर्यावरण का पेपर करेंगे, उत्तराखंड के पर्यावरण का पेपर करेंगे और छत्तीसगढ़ के पर्यावरण का पेपर करेंगे। इन राज्यों के अगर हम पर्यावरण के पेपर कर लेंगे तो क्या है कि यहाँ के प्रश्न रिपीटेड होते हैं, ये सबके एक दूसरे से रिपीट होते रहते हैं, तो हमारे लिए हितकर होगा। ठीक है, तो उन सबके करेंगे। इस तरह से 25 से 26 सीरीज हमारी हो जाएंगी और उसके बाद क्लासेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाती। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? कह रहा कौन से ऐसे पौधे हैं जो दूर दूर प्रसारित होंगे, उनके बारे में बताना है। कौन से हैं? जो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे होते हैं। जो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे होते हैं वो दूर दूर प्रसारित होते हैं। ठीक है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? कह रहा है एक जीव को लाभ हो लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, एक का लाभ होता है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं, प्रभावित नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहभोजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे सहभोजी कहते हैं। 4 प्रकार के जीव होते हैं। एक होता है आपका क्या होता है? पैरासाइटिक होता है, एक मुचुलिज्म होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है? एमेंसिलिज्म होता है, कॉमनसिलिज्म होता है। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। जब हम लोग परिस्थितिकी पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे, ये सबके बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक जो होता है जो एक को लाभ पहुंचाता है, दूसरे को हानि पहुंचाता है। मैं आपको वहाँ पे ट्रिक से बताऊंगा, प्लस माइनस वाली ट्रिक से, प्लस माइनस प्लस जीरो वाली ट्रिक से, जीरो प्लस वाली ट्रिक से। आपको ये चारों चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी और कभी इससे आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। चलिए, सहभागिता या सहभोजी, यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को लाभ होता है और दूसरे को क्या होता है? ना तो लाभ होता ना तो हानि होती। ठीक है, जब मोर सांप को खाता है, कह रहा है जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। मोर का पोषण तल बताना, यानी कौन से स्तर पे मोर है। ठीक है,
आपको बताना है मोर किस स्तर पे है। हरे पादप क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर हो जाएंगे। प्रोड्यूसर हो जाएंगे, प्रोड्यूसर मतलब आप जानते हैं उत्पादक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि इसको कीट खाता है, कीट क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। कीट को कौन खाता है, सांप खाता है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। और टर्सरी कंज्यूमर पे कौन हो जाएगा, मोर हो जाएगा। अब आपको बताना है तो सीड्स पे कौन हो जाएगा, मोर हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी यहाँ पे हरे पौधे हो गए उत्पादक के रूप में, ठीक। हरे पौधे को कौन खा रहा है, कीट खा रहा है, तो प्राइमरी हो गया। उसके बाद द्वितीयक सांप हो गया, तृतीयक कौन हो गया आपका, इसे पिरामिड कहते हैं हम लोग, इसको खाद्य श्रृंखला पिरामिड कहते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे जब पारिस्थितिकी पढ़ेंगे, सारी क्लास को करेंगे। पर्यावरण से आपके 30 के 30 प्रश्न आपके एकदम ऐसे पक्के हो जाएंगे कि आपको लगेगा भी नहीं पर्यावरण भी है, ठीक है। हिंदी की भी पूरी क्लास लेके आएंगे, पर्यावरण की भी लेके आएंगे, मनोविज्ञान की भी लेके आएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कभी आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते रहिए। 2 क्लासेस आप हिंदी और पर्यावरण के लिए निश्चिंत रहें कि दोनों क्लासेस आपके 60 नंबर में 55+ नंबर की हम गारंटी देते हैं कि इसमें 55+ नंबर आपके जरूर आएंगे। बाकी संस्कृत, मैथ और मनोविज्ञान आप जहाँ से पढ़ते हैं अभी पढ़ते रहिए, क्योंकि उनकी क्लासेस आएंगी जरूर, लेकिन अभी थोड़ा सिस्टम बनाने में टाइम लगेगा। और ये 2 क्लासेस आपकी फिक्स हैं जिसमें आपको 55+ नंबर आपके मिल जाएंगे। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैलों का उदाहरण है, कह रहा है कौन सी कायांतरित शैलों का उदाहरण है, आपको बताना है संगमरमर। कायांतरित शैलों का उदाहरण कौन है, संगमरमर है। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर अवसादी, तलछटी, परतदार चट्टानें का उदाहरण है। संगमरमर इसका रूपांतरित रूप होता है, ठीक। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आपको बताना है कि महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको आंसर करना है, कौन होगा आपका, सोडियम क्लोराइड होगा। कौन सा होगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl कहते हैं। महासागरों में सोडियम क्लोराइड NaCl लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम लीटर होती है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, जो 1:1 के अनुपात में सोडियम और क्लोराइड के आयन को दर्शाता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, कह रहा है राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी जब वो बैठती, क्या कहते हैं, सभा बैठती है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आप जानते हैं कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा का कोई सभापति नहीं होता, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो उसकी सभा जो रहेगा वो कौन होगा, प्रतिनिधि जो करेगा वो कौन होता है, आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा कहलाती है। इसमें कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोग मनोनीत किए जाते हैं, तो आप कहेंगे कितने लोग, 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं। तथा अन्य 238 सदस्य का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के पदें सभापति होते हैं। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, कह रहा है किस मिट्टी का विस्तार पूरे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पे है, उसके बदले आपको बताना है। तो वो है आपकी कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। लगभग 40 से 45% क्षेत्र पर फैली हुई है। कितने क्षेत्र पर फैली हुई है, 40 से 45 क्षेत्र पर फैली हुई है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, या उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान का गुण है, कौन सा गुण है, तो आपको बताना कौन सा गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, कौन सा गुण है, लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि। तो आप कहेंगे उपर्युक्त सभी, यानी लक्ष्य केंद्रित विधि होनी चाहिए, सृजनात्मक होनी चाहिए और चयनात्मक होनी चाहिए। सभी इसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं कितनी है, तो आपको बताना है। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, इस विधि में प्रेक्षण स्वक्षमता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध तथा विश्वसनीय होते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, कह रहा है इकोसिस्टम की सही परिभाषा आपको बताना है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। जीव समुदाय तथा उसके वातावरण का संतुलन
तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष में सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे जानवर तथा अणुजीव शामिल हैं जो कि अपने जैविक पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र अन्योन्याश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। पारितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों के अन्योन्याश्रित और ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं, तालाब वन आदि। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो आपको बताना है शरीर की अच्छी तरह आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो आपका तो ये सीधे सीधे कथन निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसे तो बता सकते हैं। चलिए, भूकंप की तीव्रता लगातार देखिए ये रिपीट हुआ, हर साल रिपीट होने वाला प्रश्न है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है? तो आप कहेंगे सेस्मोग्राफ से। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुदाब। क्या नापा जाता है? बैरोमीटर से वायुदाब मान नापा जाता है। ठीक है, वायुदाब नापा जाता है। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? देखिए यहाँ पर दिया गया होगा, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? नहीं दिया है। ठीक है, चलिए, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप क्रम आपको याद होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक, शनि, अरुण, वरुण। तो चार जो होते हैं अंदर के ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, चार बाहर के ग्रह होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। बुध सबसे करीब है, बुध के बाद कौन आता है? शुक्र आता है, लेकिन सबसे करीब सूर्य से सबसे करीब कौन है? बुध है। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह भी कौन है? बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। गिर राष्ट्रीय पार्क, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, असम वाला जो है आपसे वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में है। इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। यह बब्बर शेरों के लिए संरक्षण के लिए जाना जाता है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, कह रहा है निरीक्षण विधि की क्या विशेषता नहीं है आपको बताना। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो कह रहा है यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? कह रहा कौन ऐसा है जिसको हम लोग पर्यावरण स्नेही मान लेते हैं लेकिन वो फॉसिल फ्यूल है, ईंधन है। तो आपको बताना है वो कौन होता है। वो है आपका सीएनजी है। कौन है? सीएनजी है, सीएनजी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस वाहिनी ईंधनों में सबसे ज़्यादा पर्यावरण स्नेही माना जाता है क्योंकि इससे बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैसों को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को सीएनजी कहते हैं। ठीक है, चूँकि यह गैस प्राकृतिक गैस का ही संपीड़ित रूप है इसलिए इसका रासायनिक संगठन बगैर दाब के बने गैसों के समान होता है। इसके मुख्य रूप से मीथेन, इथेन और प्रोपेन होता है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है आपको बताना है। भू जैव रासायनिक चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भू जैव रासायनिक तत्व कहलाता है। बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं इसे। ठीक है, बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो आप कहेंगे चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा है जिन्होंने 1973 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य में एक मिशन चलाया था चिपको आंदोलन नाम से। तो उसके बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? इंसुलिन प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है कि या फैट है? तो आप कहेंगे इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। जब हम लोग प्रोटीन की क्लास करेंगे तो उसमें बताएंगे हम आपको एक एक करके सबके बारे में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो पौधों के परागकण में होगा। ठीक है, कि परागकोश में होता है, मूल शीर्ष में होता है, परागकोश में होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? परागकोश में होता है। चलिए, और ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधियाँ हैं। कह रहा है ज्वर के लिए यानी बुखार को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो आप कहेंगे पैरासीटामॉल है। सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली दवाइयाँ कौन है? पैरासीटामॉल है। उसके बाद जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी होता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी होता है। क्या होता है? शाकाहारी होता है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है? कह रहा है दही के निर्माण के लिए कौन जरूरी होता है? तो आप कहेंगे लैक्टोबैसिलस। कौन इंपॉर्टेंट होता है? लैक्टोबैसिलस
बैसिलस। और मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। प्याज, आलू, अदरक है, प्याज, आलू, अदरक ये सभी क्या है? तने के रूपांतरित रूप हैं। प्रकंद में कौन कौन आता? प्रकंद में हल्दी, अदरक आता, कंद में आलू आती, सल्क कंद में प्याज और लहसुन हो जाता है, और घन कंद में आपका अरवी आता है। कौन आता है? अरवी आता है। एक कोष के सूक्ष्मजीव है, एक कोष के सूक्ष्मजीव कौन है? पैरामीशियम। एक कोष के सूक्ष्मजीव कौन है? पैरामीशियम। एक कोष के सूक्ष्मजीव कौन है? पैरामीशियम। ये 4 यहाँ पे दिए गए थे, उसमें आपको बताना था तो कौन है? पैरामीशियम है। और निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? कह रहा कौन सा ऐसा पादप उत्पाद है जो साबुन का विस्थापन है? तो रीठा पादप उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस पेपर आपका पूरा होता है। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।